Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our SST class for class 6 and the chapter 2nd early human is still continue and the last two topic remaining in this chapter and today's the topic which we are going to discuss is the expression of early man, expression of early man. In this chapter we have discussed about the origin of early man कि early man का origin कब हुआ था. तो जो early man है जो modern human है उसका जो origin है अर्थ पर 1,60,000 years ago अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ था और स्टार्टिंग की उसकी लाइफ कैसे थी एंड स्टोन एज जो उसकी लाइफ थी उस स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पैलायोलिथिक और मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कि उसकी हंटर गैदरर लाइफस्टाइल कैसी थी और वो कहाँ पर रहना पसंद करता था या सेटल कहाँ पर होता था एंड व्हाट वर द यूजेस ऑफ द स्टोन टूल्स और स्टोन टूल का यूज़ वो क्या करता था. और हमने ये भी जाना कि हाउ डिड ही इन्वेंट फायर की उसने इन्वेंशन कैसे की है, आग की खोज उसने की और व्हाट वर द यूजेस ऑफ फायर फॉर अर्ली ह्यूमन के लिए आग का क्या यूज़ होता था. ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ अर्ली मैन. वेन एवर यू आर वॉचिंग वीडियो प्लीज़ ओपन योर बुक. नाउ टेक आउट पेज नंबर 19 पेज नंबर में हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ अर्ली मैन. हम अर्ली मैन के एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे. अर्ली ह्यूमन वर क्रिएटिव एंड पेंटेड वॉल्स ऑफ द केव दे लिव्ड इन. ये कि एक्सप्रेशन का मतलब होता है उनकी जो फीलिंग है, उनकी जो भावनाएं हैं. अब वो कम्युनिकेशन करना जानते ही नहीं थे, उनकी लैंग्वेज नहीं होती थी, कैसे कम्युनिकेट करते हैं तो वो अपनी फीलिंग को या अपने एक्सप्रेशन को कैसे शेयर करते थे. तो बहुत ही क्रिएटिव था और वो अर्ली जो मैन है जिस केव्स में वो रहते थे उस वॉल पर वो क्या करते थे, पेंटिंग करते थे. तो अर्ली मैन तो अपना एक्सप्रेशन कैसे शो करते थे, पेंटिंग करके इन द वॉल ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स इन विच दे लिव्ड. तो वो केव्स जिसमें वो रहते थे तो उनकी वॉल्स पर वो क्या करते थे, पेंटिंग करते थे एंड थ्रू दिस पेंटिंग दे शोड देयर एक्सप्रेशन. और इन पेंटिंग से ही वो अपने एक्सप्रेशंस को शो करते थे. तो अर्ली ह्यूमन वर क्रिएटेड एंड पेंटेड वॉल्स ऑफ द केव्स दे लिव्ड इन. मे बी इट वॉज देयर वे ऑफ डेकोरेटिंग देयर होम और इवन एक्सप्रेशन देयर फीलिंग्स. अभी भी मैंने आपको बताया है कि वो जो केव्स की जो वॉल्स होती थी उसको वो क्रिएटिव और पेंटेड करते थे. वो क्रिएटिव थे और काफ़ी और केव्स की जो वॉल्स होती थी उसको पेंट करते थे और मे बी दैट वॉज देयर वे टू डेकोरेट देयर होम. और वो जो डांस होती थी, जो केव्स होती थी वो उनके क्या होते थे, घर ही होते थे. तो हो सकता है कि एक तरीका हो उनके घर को सजाने के और मे बी दैट वॉज द वे टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग. और इन पेंटिंग्स के जरिए ही वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते थे. एज आई टोल्ड यू दैट टाइम देयर वर no any language to communicate each other. That's why they show their expression through paintings. It is also propounded by historians that they probably decorated the walls to celebrate a festival or even their achievement. It is also propounded. Propounded का मतलब होता है opinion. Propounded का मतलब क्या है, opinion. कि स्कॉलर्स जो हिस्टोरियंस रहे हैं, जो इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया है, ये प्रोपाउंड किया है, ये व्यूज़ दिए हैं, ये ओपिनियन दिया है कि मे भी वो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए भी हो सकता है कि केव्स की वॉल को क्या करते हो, वो डेकोरेट करते हो. तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ ऑल्सो propounded by the historians that they probably decorated the walls to celebrate a festival or even their achievement. तो हो सकता है कि वो जो केव्स की वॉल्स पर जो पेंटिंग करते थे तो क्यों करते थे, तो एक तो रीज़न हो सकता है कि टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए इन वॉल्स पर पेंटिंग बना करके अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हों. और क्योंकि उस टाइम लैंग्वेज नहीं होती थी, कम्युनिकेशन के कोई साइन नहीं होते थे और हिस्टोरियंस ने ये प्रोपाउंडेड किया है, ये सजेस्ट किया है, ये ओपिनियन दिया है
कि वो अपने फेस्टिवल या अपने किसी अचीवमेंट को शो करने के लिए या फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए केव्स की पेंटिंग को क्या करते हो, पेंट करते हो केव्स की वॉल्स को। भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर द प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर पेंटिंग। भीमबेटका केव मध्य प्रदेश में एक केव है, एक गुफा है जिसका नाम है भीमबेटका। वो फेमस है फॉर द प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर पेंटिंग। वहाँ पर हम लोग प्री हिस्टोरिक को 3 पीरियड में बांटा गया है ना, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उस टाइम की पेंटिंग, उस टाइम की केव पेंटिंग हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, भीमबेटका केव्स में ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स में वी कैन सी, क्या यहाँ पर हमें एविडेंस मिलते हैं पेंटिंग्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड की जो पेंटिंग्स है उस दौरान की, उस युग की जो पेंटिंग्स है, ये इसके एग्जाम्पल या जो हमें दिखती है वो भीमबेटका केव्स में मिलती है। देयर आर अराउंड 500 पेंटिंग्स पेंटेड ऑन द केव वॉल्स। और इस भीमबेटका केव में लगभग 500 पेंटिंग्स क्या है बनाई गई हैं। द पेंटिंग शो इन अ ग्रेट डिटेल द एवरीडे लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। और ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग से हमें क्या पता चलता है कि अर्ली ह्यूमन की एवरीडे की लाइफ एक्टिविटी के बारे में। जैसे वो क्या खाता है, जैसे उसने हंटिंग की है तो हंटिंग करने का जो तरीका है उसको कि स्टोन से वो हंटिंग करता था तो उसकी उसने पेंटिंग बनाई है। और वो जो फ्लैश है उसको भी चॉप जो करता था वो भी पत्थर से करता था तो उसकी पेंटिंग भी उसने केव्स में बनाई है। आग को जो इन्वेंट किया था, 2 जो स्टोन्स थे उसको रब करके उसकी पेंटिंग भी उसने बनाई है। और वो जो कुछ खाता था, यानी कि एवरीडे जो लाइफ थी उसकी, प्रतिदिन जो लाइफ थी उसकी जो एक्टिविटी है, जो वो काम करता था उसको ही वो अपने पेंटिंग में शो करता था। तो इस तरीके से हम लोगों को इस पेंटिंग में क्या दिखता है, द डिटेल इन ग्रेट डिटेल द एवरीडे लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। अर्ली ह्यूमन की यानी कि आदि मानव की जो प्रतिदिन की लाइफ है वो हमें उन पेंटिंग्स को देख के पता चलती है। वी कैन ऑब्जर्व द एक्टिविटीज़ ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हंटिंग है, फिशिंग है, डांसिंग इन ग्रुप है, वुमेन ग्राइंडिंग एंड कुकिंग है एंड चिल्ड्रन प्लेइंग। तो इस तरीके की जो पेंटिंग है वो बनाता था। और इन पेंटिंग्स को देखकर ही तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द लाइफ एक्टिविटी ऑफ अर्ली ह्यूमन। वरना हमें क्या मालूम था कि वो स्टोन टूल से ही हंटिंग करते थे, क्योंकि जब हमने इन केव्स में पेंटिंग्स को देखी और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी की तो पता चला कि ये जो पेंटिंग है वर ड्रॉन बाय द अर्ली ह्यूमन। और उसमें वो जो शो किया है उसने अपनी एक्टिविटीज़ को शो किया है, अपने एक्सप्रेशंस को शो किया है। लाइक अभी तो हम जो है अपनी आने वाली जनरेशन को कम्युनिकेट करके बता सकते हैं कि आप फ्यूचर में या हम लोग किस तरह से काम करते थे, आप लोगों को कैसे करना हम गाइड कर सकते हैं। अब तो बुक्स भी अवेलेबल है, इंटरनेट भी अवेलेबल है, जिससे बच्चे जान सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर जो हमारे फोरफादर रहे वो किस तरह से काम करते थे, और वो हम लोगों को गाइड दे सकते हैं। बुक्स से भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अब तो बहुत सारे सोर्सेस हैं इन्फॉर्मेशन के, बट हम जो अर्ली ह्यूमन था वो अपनी जनरेशन को कैसे बताएगा कि हम हंटिंग कैसे करते थे, अपने बच्चों को हंटिंग का तरीका कैसे सिखाता था। कम्युनिकेशन तो कर ही नहीं सकता था। तो जो वो पेंटिंग बना देते थे वॉल के ऊपर, जो वो पेंटिंग बना देते थे कि हम लोग कैसे हंट करते, तो उन पेंटिंग को देख करके उनके जो चिल्ड्रंस होते थे वो सीखते थे कि ये कैसे हंटिंग करते हैं। दूसरी बात, वो कैसे जो फ्लैश उसको कैसे चॉप करते हैं। तो अपनी एवरीडे लाइफ की एक्टिविटीज़ को वो इन पेंटिंग्स के थ्रू शो करते थे। तो अर्ली ह्यूमन शोड देयर एक्टिविटी ऑफ अर्ली डे लाइफ थ्रू दीज पेंटिंग्स एंड देयर चिल्ड्रंस लर्न फ्रॉम दोज पेंटिंग्स। और उनके जो बच्चे होते थे इन पेंटिंग से सीखते थे हंटिंग एंड गैदरिंग फूड एंड द अदर एक्टिविटी ऑफ लाइफ। The paintings are colorful with prominent use of red, green, white and the ochre। यानी कि वो जो कलर था, पेंटिंग कलरफुल होती थी, उसमें रेड कलर होता था, ग्रीन कलर होता था, वाइट कलर होता था। एक ये जो ऑचर कलर है वो है ऑरेंज कलर को कहते हैं। हिस्टोरियन फील दैट द कलर्स वर नथिंग बट वेल ग्राउंडेड रॉक ऑफ डिफरेंट शेड्स। उसने कहा था कि हिस्टोरियंस ने जब उनकी स्टडी करी कि भाई उस टाइम कलर ये लोग कहाँ से ले आए, तो ये बताया कि वो वेल ग्राउंडेड रॉक्स यानी कि जो चट्टानें होती थी, जो चट्टानों में जो कलर मिलते थे उन चट्टानों से ही इस कलर को वो यूज़ करते थे। दीज कलर्स वर मिक्स विथ वाटर एंड ग्लू लाइक द रेजिन फ्रॉम द ट्रीज ऑफ पेंट्स। और इन कलर के अंदर पानी वगैरह मिक्स किया जाता था और ग्लू जो कि ट्री से मिलता था। उस टाइम पर कोई ग्लू
बनाने का तो इनको आता नहीं था अर्ली ह्यूमन को, लेकिन जो ट्री से जो ग्लू निकलता था उन चीज़ों को वो उस कलर में यूज़ करते थे। नाउ टर्न द पेज नंबर अ चेंज इन क्लाइमेट। अब हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है चेंज इन क्लाइमेट, अलॉन्ग दिस टॉपिक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन ऑफ अर्ली मैन, अर्ली मैन का एक्सप्रेशन, अर्ली मैन की जो भावना है, ये जो फीलिंग है वो कैसे शो करते थे? दे शोड देयर एक्सप्रेशन थ्रू पेंटिंग्स विच वर ड्रॉन ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स। तो वॉल्स ऑफ जो केव्स थी, गुफाओं की जो दीवारें थी, उन पर ये लोग पेंटिंग्स ड्रॉ करके अपने एक्सप्रेशंस को शो करते थे। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट थे वो ड्रॉ करते थे? दे ड्रॉ द एक्टिविटीज ऑफ एवरीडे लाइफ, लाइक हंटिंग, like chopping flesh, like playing, grinding, cooking food and dancing. These type of activities they draw on the wall of caves. Now our next topic is a change in climate. A change in climate. क्लाइमेट में कैसा चेंजेस आया? A period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the period. Stone tools found during this period are generally tiny. और जो जब पीरियड वो पीरियड जिसमें हम लोग को क्लाइमेट एनवायरमेंटल चेंजेस दिखते हैं वो 12,000 ईयर अगो से स्टार्ट होता है और 10,000 ईयर्स अगो तक क्लाइमेट चेंजेस का पीरियड था। और जो स्टोन टूल्स इस टाइम पर यूज़ किए जाते थे वो बहुत ही जनरली टाइनी, छोटे होते थे एंड आर कॉल्ड द माइक्रोलिथिक, और उनको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथिक कहा जाता था। तो टाइनी स्टोन टूल्स को क्या कहा जाता था? टाइनी स्टोन टूल्स वर कॉल्ड माइक्रो लिथ्स। तो जो टाइनी टूल्स होते थे, स्टोन टूल्स होते थे, उनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। माइक्रोलिथ्स वॉज प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सोज एंड द सिकल्स। अब देखिए बेटा, यानी कि कुल्हाड़ी जैसे जो माइक्रोलिथ्स थे, यानी कि जो स्टोन टूल्स थे, जो छोटे स्टोन टूल्स थे, उन पे हैंडल लगा दिया जाता था। जैसे हम कुल्हाड़ी देखते हैं, कुल्हाड़ी में इस तरीके का हैंडल होता है, ठीक है, कुल्हाड़ी में इस तरीके का हैंडल होता है। तो ये जो हैंडल है, ये जो हैंडल वो किसका बनाते थे? ये तो लकड़ी का होता था या फिर वो बॉन का, यानी कि किसी एनिमल की हड्डी का होता था। तो माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बॉन और वुड। तो माइक्रोलिथ्स जो छोटे छोटे स्टोन टूल्स होते थे उनको स्टक यानी कि जोड़ दिया जाता था या उनको फंसाया जाता था किसमें? बॉन, एक हैंडल में, जो कि किसकी बनी होती थी? मेड ऑफ वुड और बॉन, जो कि हड्डी या लकड़ी की बनी हुई हैंडल के अंदर इन माइक्रोलिथ्स को यानी कि छोटे स्टोन टूल्स को स्टक कर दिया जाता था, फंसाया जाता था। जैसे कि हम लोग भी देखते हैं कि जो कुल्हाड़ी वगैरह होती है या सोज यानी आरी वगैरह होती है, उसके अंदर क्या होता है? एक हैंडल लगा होता है। At the same time, older varieties of tools continue to be in use. और at the same time यानी कि जो 12,000 years ago से 10,000 years ago का टाइम है जब टाइनी टूल्स, स्टोन टूल्स यूज़ किए जाते थे, इस टाइम पर जो ओल्डर स्टोन है यानी कि जो बड़े मोटे स्टोन्स होते थे उनका भी यूज़ कंटिन्यू था। The next stage from about 10,000 years ago is known as the Neolithic age. और जो 10,000 years ago से जो टाइम स्टार्ट हो रहा था, years ago, ये जो टाइम था ये कौन सा टाइम था बेटा? नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज मतलब न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक एज का मतलब क्या होता है बेटा? न्यू स्टोन एज।
देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज। जो मेसोलिथिक एज था यानी कि जिसमें टाइनी स्टोन टूल्स यूज़ किए जा रहे थे, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज, तो उस टाइम पर जो 12,000 ईयर्स अगो वाली बात है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट में चेंजेस आए थे। क्लाइमेट बिकेम रिलेटिवली वार्मर। अब क्लाइमेट धीरे धीरे क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था। दिस लेड द ग्रोथ ऑफ द ग्रासलैंड। और जब क्लाइमेट क्या हुआ, वार्मर हो रहा था, थोड़ा सा हॉट हो रहा था, इसकी वजह से जो ग्रासलैंड है वो क्या होने लगी, ग्रोथ होने लगी। अब ग्रासलैंड बढ़ने लगी। दिस इन टर्न लेड टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर। जब ग्रासलैंड बढ़ने लगी तो वहाँ पर जो हर्बीवरस एनिमल्स हैं उनके नंबर भी तो बढ़ेंगे ही ना। अगर ग्रासलैंड ही नहीं रहेगी, चारागाह ही नहीं रहेगी, उनको खाने को ग्रास नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर हर्बीवरस एनिमल्स नहीं रहेंगे, और हर्बीवरस नहीं रहेंगे तो ऑमनीवरस एनिमल्स भी नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से क्लाइमेट क्या हुआ, मेसोलिथिक पीरियड में वार्मर होना स्टार्ट हुआ। एंड ड्यू टू चेंजेस इन द क्लाइमेट, when it was becoming the warmer climate, then the number of animals also increased। animals के नंबर भी क्या होते गए, बढ़ते गए। एनिमल्स कैसे, डियर है, गोट है और शीप, कैटल। द अर्ली ह्यूमन ऑब्जर्व देयर ईटिंग हैबिट एंड ब्रीडिंग सीजन एंड सून स्टार्टेड हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल। जो अर्ली ह्यूमन था उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, मतलब ये क्या खाते हैं, ग्रास वगैरह खाते हैं, एंड ब्रीडिंग सीजन, और इनके जो ब्रीडिंग सीजन कब है, ये अपने बच्चों को जन्म कब देते हैं। इस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, ये क्या क्या खाते हैं, और इनका नंबर ऑफ इंक्रीज कैसे नंबर इंक्रीज कैसे होता है, या अपने ये जो किड्स हैं इनको कैसे वो बर्थ देते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें ऑब्जर्व कर ली, और जल्दी ही इन्होंने क्या किया, अर्ली ह्यूमन ने इन एनिमल्स को रियर करना यानी कि पालना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड फिशिंग एज वेल, और उन्होंने एनिमल्स रियरिंग के साथ, एनिमल टैमिंग्स के साथ यानी कि पशु पालने के साथ में फिशिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। अराउंड दिस टाइम सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस ऑल्सो ग्रू नेचुरली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इसी टाइम के आसपास में 12,000 ईयर्स अगो, 10,000 ईयर्स अगो के आसपास ही जो सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, जो बहुत सारे अनाज है वो नेचुरली ग्रो होने लगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। द अर्ली ह्यूमन कलेक्टेड द ग्रेन्स एंड लेटर स्टार्टेड ग्रोइंग देम। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जो ग्रेन्स हैं उनको कलेक्ट किया और बाद में इनको उगाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, जब ग्रेन्स नेचुरली, तो सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस ऑल्सो ग्रू नेचुरली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो बहुत सारे जो ग्रेन है वो नेचुरली उगने लगे, और अर्ली ह्यूमन ने इन ग्रेन्स को, इन अनाजों को, इन बीजों को इकट्ठा किया और बाद में इनको क्या स्टार्ट किया, ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। द चेंजेस इन क्लाइमेट ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। चेंजेस इन क्लाइमेट, जैसे ही चेंजेस क्लाइमेट में आया तो इसने अर्ली ह्यूमन के लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस लेकर आया। तो हमने आज दो टॉपिक कंप्लीट किए, एक्सप्रेशन ऑफ अर्ली मैन एंड अ चेंज इन द क्लाइमेट। क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से ग्रासलैंड क्या हुआ, ग्रासलैंड बढ़ने लगा, ग्रासलैंड इंक्रीज हुआ, और क्लाइमेट में चेंजेस आने से वार्मर क्लाइमेट होने लगा, इससे ग्रासलैंड इंक्रीज हुआ। ग्रासलैंड के इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो एनिमल्स के नंबर है वो इंक्रीज हुए। एनिमल्स के नंबर जब इंक्रीज हुए तो अर्ली ह्यूमन ने उनकी ईटिंग हैबिट्स और ब्रीडिंग को ऑब्जर्व किया, उनको टैम करना शुरू कर दिया। इस तरीके से उसने क्या शुरू कर दिया, रियरिंग एनिमल्स शुरू कर दिए, यानी कि एनिमल्स को पालना शुरू कर दिए। और जब उसने देखा कि कुछ ज़मीन पर ग्रेन वगैरह गिरने से वो नेचुरली ग्रो होते हैं, तो उसने क्या करना शुरू किया, ग्रेन्स को कलेक्ट करना शुरू किया। लेटर ही स्टार्टेड टू ग्रो ग्रेन्स, और बाद में उसने ग्रेन्स को खुद ही उगाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से चेंजेस इन क्लाइमेट ब्रॉट मैनी चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। तो जैसे ही क्लाइमेट में चेंज आया तो अर्ली ह्यूमन की लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आए। तो हमने इस चैप्टर में द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ह्यूमन के बारे में पढ़ा, जो कि हमारा चैप्टर है अर्ली ह्यूमन फर्स्ट। अर्ली ह्यूमन फर्स्ट में हमने ये पढ़ा कि जो हमारा अर्ली ह्यूमन है यानी कि आदि मानव है, उसका ओरिजिन कब हुआ था। अर्ली ह्यूमन का जो ओरिजिन है 1,60,000 ईयर्स अगो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ, और विद द पैसेज ऑफ टाइम अर्ली ह्यूमन स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आफ्टर दैट हमने ये जाना कि जो अर्ली ह्यूमन एज है उसको स्टोन एज भी कहते हैं, बिकॉज द मेन ऑब्जेक्ट ही यूज्ड वाज स्टोन। जो मेन ऑब्जेक्ट था जो वो यूज़ करता था वो स्टोन ही होता था। स्टोन वाज यूज्ड टू मेक टूल्स,
और स्टोन एज को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं, पैलायोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। और उसके बाद में हमने यूज़ ऑफ टूल्स पढ़ा, एक्सप्रेशन ऑफ अर्ली ह्यूमन पढ़ा। आप मुझे बता सकते हो कि अर्ली ह्यूमन अपने एक्सप्रेशन को कैसे शो करते थे? क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए कोई लैंग्वेज नहीं होती थी उस टाइम पर, तो उन लोगों को जो अपना एक्सप्रेशन शो करना है, अपनी फीलिंग जो शो करनी है या अपनी आने वाली जनरेशन को सिखाना है, इसके लिए उन्होंने एक वे चूज़ किया। वो वे कौन सा था? पेंटिंग ऑन वॉल्स ऑफ केव्स। जिस केव्स में वो रहते थे उनकी वॉल्स पर वो पेंटिंग बनाते थे। थ्रू दिस पेंटिंग दे ऑल्सो शोड देयर फीलिंग्स, और वो अपनी फीलिंग्स को शो करते थे। क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट में चेंजेस आने की वजह से अर्ली ह्यूमन की लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आया। नाउ वी सी क्विक रिविजन 2। अलॉन्ग विद दिस टॉपिक हम लोगों ने चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। क्लास 6 लिसन केयरफुली, हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से हमने हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, और ये 2 चैप्टर जो है वो आपके टेस्ट में आने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन 2। राइट एनी वन यूज ऑफ टूल्स। राइट एनी वन यूज ऑफ टूल्स। टूल्स का एक यूज क्या होता था या होता है? तो क्या था? टूल्स वर यूज टू हंटिंग, फॉर हंटिंग एनिमल्स। क्या यूज है इसका? हम लोगों ने पढ़ा है ना कि टूल्स का क्या यूज करते थे। तो यू यूज करते थे टू किल एनिमल्स। टूल्स वर यूज टू किल एनिमल्स। अब हमें एक ही यूज करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक ही यूज लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन रीजन व्हाई द अर्ली ह्यूमन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता था? इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। हमें एक ही रीजन लिखना है, तो राइट एनी वन रीजन। राइट एनी वन रीजन, राइट एनी वन रीजन why the early humans moved from place to place। आंसर क्या होगा बेटा? in search of food and water। The early human moved from place to place। Third question is, man first encountered fire when। encountered का मतलब होता है कि उसने आग से कब परिचित हुआ। एनकाउंटर का मतलब यहाँ पुलिस एनकाउंटर नहीं है। एनकाउंटर का मतलब मिलना, देखना, पहचानना, परिचित होना भी होता है। यानी कि उसका जो पहला इंट्रोडक्शन है या फायर को उसने पहली बार कब देखा? तो मैन फर्स्ट सी, थर्ड मैन फर्स्ट encountered fire when। तो पहली बार उसने आग को कब देखा? when lightning struck tree। when lightning
when lightning struck tree, पेड़ों के आपस में स्ट्रक होने से, घसने से उसने जो चमक देखी, तब उसने पहली बार आग को देखा। भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर, स्टोन कैनवास, रॉक शेल्टर पेंटिंग। आई एम इरेजिंग दिस फर्स्ट। तो भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश, फोर्थ। भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश is famous for prehistoric rock shelter paintings. Now fifth one is climate change led the growth of grassland. Is this statement true or false? Yes, change the climate led to the growth of grassland. क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से ग्रासलैंड में भी ग्रोथ हुई, उसमें भी बढ़ोतरी हुई थी। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ सिक्स, डिफाइन मेसोलिथिक। मेसोलिथिक एज को डिफाइन करना है कि मेसोलिथिक एज क्या है। डिफाइन मेसोलिथिक। मेसोलिथिक एज क्या है? मैंने आपको बताया था मिडिल स्टोन एज। मेसो मीन्स क्या होता है? मिडिल, और लिथिक मतलब क्या होता है? स्टोन। तो हम लोगों को इसको डिफाइन करना है। आंसर, द पीरियड lasted from 12,000 before common era till about 8,000 BCE की जो पीरियड 12,000 ईयर्स अगो से लेकर के 8,000 ईयर्स अगो तक है वो मेसोलिथिक होता है। और मेसो मीन्स मिडिल, एंड लिथ मीन्स स्टोन, and lith means stone. So Mesolithic means middle, stone age. Now we have completed our second chapter, and the PDF of this chapter's question answer you will get very soon. Till then, bye bye, stay home and stay safe.